गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की जो डेट है वो परमानेंटली 31 अगस्त 2024 कर देनी चाहिए गवर्नमेंट को। ये हम सबकी मंशा है। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण ये है कि आपका 26 AS अपडेट हो रहा है 15 जून तक। 15 डेज और उसके बाद एक महीना 45 डेज का टाइम आपको मिलता है। इसके वजह से और उसके बाद पोर्टल की ग्लिचेस वगैरह बहुत सारी चीजें। तो कल आने जा रहा है फाइनेंस बजट 2024, यूनियन बजट 2024, जिसके अंदर इसकी संभावना हम लोगों ने जता रखी है कि भैया 31 अगस्त 2024 जो है वो कर देना चाहिए। लेकिन क्या ये इतना सिंपल रहेगा? क्या होगा अगर 31 अगस्त 2024 हो जाती है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट, जो कि सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 के अंदर अभी फिलहाल 31 जुलाई है। आप अगर चेक करेंगे पूरे इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, तो आपको आज के सेशन में मैं आपको कुछ ऐसे ही सेक्शंस बताने वाला हूं जो डायरेक्टली रिलेटेड हैं 139(1) के अंदर जो टाइम पीरियड दिया गया है उसके साथ। मतलब अगर वो 31 जुलाई की ड्यू डेट एक्सटेंड होती है 31 अगस्त 2024 तक या उसके बाद परमानेंटली, तो ये सिर्फ एकमात्र रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट की एक्सटेंशन नहीं होगी। इसके साथ साथ लगभग लगभग मैं कह रहा हूं आपको 100 से ज्यादा सेक्शंस हैं जहां पर 139(1) का टाइम पीरियड अदर अदर कंप्लायंसेस से लिंक कर दिया गया है। तो उन सब की डेट भी परमानेंटली एक्सटेंड हो सकती है। तो यहां पर अगर गवर्नमेंट ऐसा कोई फैसला लेती है तो वो बहुत ही सोच समझ करके इतनी जल्दी ये फैसला लिया जाए, इसकी उम्मीद थोड़ी सी कम है। या फिर ऑल्टरनेटिवली इनकम टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट एक्सटेंड करी जाए कोई बैक एंट्रीज करके, या फिर उस पे जैसे अगर आपको ध्यान में हो, इनकम टैक्स ऑडिट की लिमिट को 10 करोड़ तक के लिए टर्नओवर का दिया था ना, तो वहां पर फिर टीडीएस के लिए अलग से प्रोवाइजोज ऐड करके वहां मॉडिफाई, तो उस प्रकार से अगर कर दे तो कह नहीं सकते। लेकिन यहां पर ड्यू डेट एक्सटेंशन 31 अगस्त 2024 या उसके बाद ऑनवर्ड्स आप अगर चाहते हैं कि इसकी फाइलिंग हो जाए या उसकी डेट एक्सटेंड हो जाए, तो उसके साथ कौन कौन से ऐसे सेक्शंस हैं उसका एक नमूना आपको मैं दिखाता हूं। और आप फिर देखिए कि क्या ये इतना आसान लग रहा है। मुझे तो भाई अभी फिलहाल फिलहाल की सिचुएशन में मुझे इतना आसान ये होता नहीं दिख रहा है कि कल की कल जो है ये डेट 31 अगस्त 2024 या ऑनवर्ड्स जो है वो सारी चीजें जो है वो बदल जाएंगी। क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में अगर बताऊं, तो हमारे पास एक इनकम टैक्स के अंदर की ही बात मैं कर रहा हूं। एक हमारे पास सेक्शन हुआ करता है सेक्शन 40 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। सर अब ये नया सेक्शन क्या है? नया नहीं है भाई, बहुत पुराना सेक्शन। ये क्या कहता है सेक्शन 40? क्या कहता है सेक्शन 40? आपसे ये कहता है कि आप कोई भी अमाउंट पे कर रहे हैं किसी पर्सन को जो इंडिया में है। जैसे मान लीजिए आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर रहे हैं, आप किसी को रेंट पे कर रहे हैं, आप किसी को प्रोफेशनल फीस पे कर रहे हैं, या बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो आप पेमेंट करते हैं अपने डे टू डे बिजनेस में। इन एक्सपेंसेस के ऊपर कई बार क्या होता है, आपको टीडीएस काट करके जमा करने की लाइबिलिटी होती है। यानी कि आपको टीडीएस जो है वो जमा करना है इन एक्सपेंसेस पर। मान लीजिए आपने प्रोफेशनल फीस पे करी है 1 लाख रुपए की, और लेट सपोज इस पे टीडीएस का रेट था 10%, तो आपको 10,000 का टीडीएस जो है इस प्रोफेशनल फीस पे जमा करना है। अब होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं 23-24 का ही डेटा। आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, इसमें आप अपना खर्चा प्रोफेशनल फीस 1 लाख रुपए दिखलाएंगे, जिससे आपका जो नेट प्रॉफिट है वो इतने से रिड्यूस हो जाएगा, इतने से कम हो जाएगा। लेकिन प्रोविजन क्या है कि आपको इस खर्चे का डिडक्शन, इस पूरे 1 लाख रुपए का डिडक्शन तब मिलेगा जब इस पे एप्लीकेबल जो टीडीएस है, इसके ऊपर जो एप्लीकेबल टीडीएस का प्रोविजन है, यानी कि 10,000 रुपए आपने पे कर दिए हो। अगर आप पे नहीं करेंगे तो इसमें से 1 लाख रुपए का जो ये अमाउंट है इसका 30% डिसअलाउ कर दिया जाएगा, वो आपके इनकम में एड बैक हो जाएगा, उतने पे टैक्स लग जाएगा। टीडीएस अगर आप फाइल नहीं करते हैं, रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, पेमेंट नहीं करते हैं, तो ये बात है। लेकिन मान लीजिए ये मार्च 24 का डेटा था या फाइनेंशियल ईयर 2023-24 किसी भी मंथ का था, आपने टीडीएस की ड्यू डेट तक नहीं करी, तो गवर्नमेंट कहती है कोई बात नहीं,
तुमने टीडीएस की रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक ये कंप्लायंस नहीं करा, कोई बात नहीं, लेकिन हम तुम्हें एक मौका दे रहे हैं सेक्शन 139(1) के अंदर, यानी कि अपनी इनकम टैक्स रिटर्न आप फाइल करेंगे लेट सपोज 31 जुलाई 2024 तक। तो 31 जुलाई 2024 या उससे पहले भी अगर आप इस टीडीएस का पेमेंट कर देते हैं तो हम आपको ये एक्सपेंसेस अलाउ कर दें। तो इस तरीके के ये पहला प्रोविजन मैंने आपको बताया सेक्शन 40 के अंदर, जहां पर टीडीएस ऑन एक्सपेंसेस, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन लोन हो, टेक्निकल फीस हो, प्रोफेशनल फीस हो, या कोई भी सम, रेंट हो, कॉन्ट्रैक्टर हो, टीडीएस के कई सारे सेक्शंस इनकम टैक्स के अंदर दिए गए। तो ये पहला लिंकिंग है जहां पर गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई आपको अगर एक्चुअल ड्यू डेट से मतलब नहीं है तो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट जो हमने 139(1) में बताई उससे पहले ये कंप्लायंस टीडीएस वाला भी कर लेना। तो अब समझो इस बात को, अगर ये 139(1) की डेट जो फिलहाल 31 जुलाई है, इसे अगर 31 अगस्त 2024 एंड ऑनवर्ड्स चेंज कर दिया जाएगा तो ये पीरियड भी ऑटोमेटिकली 31 अगस्त तक चला जाएगा। और गवर्नमेंट इतना बड़ा रिस्क लेगी, मुझे थोड़ा सा अभी डाउट है। या तो फिर 139(1) में कुछ स्पेशल प्रोविजन लेके आए, ओनली फॉर द पर्पस ऑफ आईटीआर ये चीज किया जाएगा, और फिर वो सारी चीजें एज इट इज छोड़ दी जाए। वो अभी देखेंगे आगे आगे होता है क्या। इसके बाद अगले सेक्शन की बात करें तो हमारे पास एक सेक्शन है सेक्शन 43B। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बहुत चर्चा में रहा है अभी। 43B के अंदर कुल एच, ए से लेके एच तक क्लॉजेस हैं, उसके अंदर ए के बाद बी, बी ए, सी ए, डी ए, वो अलग मैटर है। ए से लेके एच तक मोटा मोटा आप समझो। इसका पर्पस क्या है, ये सेक्शन कहता क्या है? ये सेक्शन कहता है भाई तुम्हें जो खर्चे का डिडक्शन चाहिए हम देंगे। तुम क्या करते हो, तुम अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो ना। तो तुम जब अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हो, आप जब अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हो, तो जो भी एक्सपेंस आप डेबिट कर रहे हो, लेट सपोज इंटरेस्ट ऑन लोन, या कोई टैक्स, या कोई ड्यूटी, या कोई फीस, सेस, ये चीजें आप क्या करते हो, इन चीजों को आप पीएल में डेबिट कर रहे हैं। आप अगर इन चीजों को पीएल में डेबिट कर रहे हैं, इनका आप एज एन एक्सपेंस डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं, तो हम आपको इसके डिडक्शन का बेनिफिट तब देंगे, यानी कि आपके प्रॉफिट से ये सारे खर्चे हम तब हटा देंगे, तब मान लेंगे जब आपने इनका एक्चुअल पेमेंट जो है वो कर दिया हो। एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर एक्सपेंसेस का डिडक्शन गवर्नमेंट अलाउ करना चाहती है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन लोन आपने पीएल में डेबिट भी कर दिया है और बैलेंस शीट के अंदर वो अनपेड भी दिखता रह रहा है। अनपेड अगर कोई बैलेंस है तो वो सेक्शन 43B के लिए दुखदाई है। वो कहता है अनपेड खर्चों का हम बेनिफिट आपको नहीं दे पाएंगे। तो अब बात आती है कि मान लीजिए अब 31 मार्च की बात करें, 31 मार्च तक खर्चा अनपेड रह गया, तो एज पर प्रोविजन 43B इस खर्चे का तो डिडक्शन मिलेगा नहीं, ये आपके इनकम में एड बैक हो जाएगा। लेकिन फिर यहाँ पर वही बात आती है, ठीक है आपने 31 मार्च तक नहीं किया, आउटस्टैंडिंग है, लेकिन 139(1) की जो ड्यू डेट ऑफ आईटीआर फाइलिंग है, इस डेट तक अगर आप इन खर्चों का भी पेमेंट कर देते हैं तो हम मान लेंगे कि आपने इसका पेमेंट कर दिया है, और आपको इसका डिडक्शन ऑन पेमेंट बेसिस उसी साल मिल जाएगा जिस साल का ये रिलेट कर रहा है। मान लो 23-24 का कोई ऐसा मामला आपका है, एक्सपेंसेस जो हैं वो डिसअलाउ हो रहे हैं इस वजह से क्योंकि वो आउटस्टैंडिंग है, आपने 31 मार्च तक नहीं करा, लेकिन अब 31 जुलाई 2024 से पहले आप उसका पेमेंट कर देंगे तो आपको वो 23-24 के अंदर ही अलाउ माना जाएगा। तो इस तरीके के प्रोविजंस हैं। अगला और आखिरी सेक्शन, ये मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल दिखलाया, कभी सोचो बस यही 3 सेक्शन है, जी नहीं भाई, 100 से ज्यादा सेक्शंस हैं जहां पर 139(1) का रेफरेंस इनडायरेक्टली डायरेक्टली मिलेगा आपको। तो मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि 31 अगस्त अगर होता है तो बहुत बड़ा बवाल हो सकता है, या फिर अगर कोई स्पेशल प्रोविजन आ जाए तभी जाकर के चीजें जो है वो इजीली हो सकती हैं। इसके बाद एक लास्ट समझ लीजिएगा, सेक्शन 44AD। सर ये क्या है? ये कहता है भैया आप अपना इनकम टैक्स जो भर रहे हो, मान लो आप 1 करोड़ का कारोबार करते, तो 1 करोड़ के कारोबार पे आप मान लो आपका 8% प्रॉफिट है या आपका 6% प्रॉफिट है, हम बाकी कोई डिटेल्स आपसे नहीं चाहते। अगर आपका पूरा का पूरा बैंक के थ्रू है तो आप क्या करो, 6% में ले जाओ, और अगर बैंक के थ्रू नहीं है, कैश के थ्रू है, तो भैया 8% दिखला देना, है ना। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो 1 लाख रुपए का सेल्स है,
इस 1 लाख रुपए की सेल्स में पूरा रियलाइज हो जाना चाहिए, यानी कि पैसा आपके पास आ जाना चाहिए। आप बोलोगे 1 करोड़ रुपए का हमने सेल बुक करा है, रेवेन्यू बुक करा है, लेकिन पैसा अभी आया 50 लाख का ही। 50 लाख रुपए हमारे डेटर्स पर हैं। 50 लाख रुपए जो है वो हमारे डेटर्स के अंदर है, अभी हमें पैसा मिला नहीं है। तो जब पैसा रियलाइज नहीं होगा तो आपको ये रिड्यूस्ड 6% वाला बेनिफिट नहीं मिलेगा, इस पे आपको 8% ही दिखाना पड़ेगा, क्योंकि पैसा ही नहीं मिला। तो यहां पर भी गवर्नमेंट ने सेक्शन 44 AD में भी ये प्रोविजन डाल रखा है कि ठीक है 31 मार्च तक आपको नहीं मिला होगा, लेकिन अगर आप 139(1) की ड्यू डेट तक ये पैसा रियलाइज कर लेते हो तो फिर आप 6% 8% का बाइफरकेशन चेक कर लीजिए। कैश में आया तो 8%, अगर बैंक में मार्च के बाद भी आ गया है तो आप 6% में इसका बेनिफिट ले सकते। तो इस तरीके से जाल बुना हुआ है इनकम टैक्स के अंदर। कुल 801 पन्ने का पूरा इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो है वो आज की डेट में अवेलेबल है। तो आप जब कंट्रोल F करके करेंगे, जो मैंने भी किया कि 139 कहाँ कहाँ है, तो 166 जगह पर 139 का रेफरेंस है। तो इस बात को समझिए, 100 से ज्यादा बार तो लिंकिंग होगी होगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो 31 अगस्त हो, 30 सितंबर हो, जो हो, कल फाइनेंस बजट के अंदर, यूनियन बजट के अंदर आपको पता लगेगा। नहीं भी होगा वो भी पता लगेगा। जीएसटी के अंदर भी बहुत सारे नए सेक्शंस आएंगे, 100% श्योरिटी है। 128 है, 74 है, प्रोविजोस टू सेक्शन 16(4). तो ये सारे के सारे अपडेट्स आपको हमारे चैनल पर सबसे पहले ऑथेंटिक तरीके से देखने को मिलेगा। आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ। अपने फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स जो भी टैक्सेशन से जुड़े हुए हैं, आइदर इनकम टैक्स आइदर जीएसटी, आप उनसे भी फॉलो करवाएं, सब्सक्राइब करवाएं, शेयर करें वीडियोस को, और इसका जो आप यूज है, जो आप बेनिफिट है, वो जरूर से जरूर लें। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये सारी बातें अच्छे समझ में आ गई होंगी कि ड्यू डेट एक्सटेंड करना एक कंप्लायंस पार्ट नहीं है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर अगल बगल भी देखनी होंगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।